हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो फाइनली हम लोग अब फिजिक्स से शुरू करेंगे अपने 9th क्लास के सिलेबस को। बायोलॉजी में हम लोगों ने अभी काफ़ी कुछ पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर अब मैंने बीच में पॉज कर दिया है। उसके बाद जब ये फिजिक्स का थोड़ा सा सिलेबस करा दूंगा ना, तो उसके बाद हम लोग रिज्यूम करेंगे अपने बायो को। तो अभी फ़िलहाल हमारी 9th क्लास की आज फिजिक्स शुरू होने वाली है। तो अगेन, जैसे आप लोगों को बायो शुरू करने से पहले आपको बताया था कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक चैप्टर के नाम पता नहीं होंगे तब तक तो बात बन ही नहीं पाएगी। तो इसलिए इसी तरह से फिजिक्स में भी हमारे पास जो सिलेबस है आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, 9th क्लास के फिजिक्स में हमारे पास सीबीएसई ने ये 6 चैप्टर्स डिसाइड किए हैं। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो बताऊंगा कि क्या होता है। अभी पहले देखो, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है मोशन। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हम मोशन वाला पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारे पास जो आएगा वो आएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे फोर्स के बारे में और न्यूटन के जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज आए थे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास ग्रेविटेशन के बारे में आएगा। ग्रेविटी आप लोगों ने बेसिक कभी 6, 7, 8 क्लास में कभी देखी होगी, पढ़ी होगी, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे फ्लोटेशन के बारे में कि कैसे कोई चीज़ें तैरती हैं, कि हम लोग कब वाटर पे तैर सकते हैं, कब कोई चीज़ नहीं तैरेगी। तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक से रूल वहाँ पे आएंगे कि किस तरह से शिप जो होती है, इतनी बड़ी शिप किस तरह से फ्लोट कर जाती है ओशन में। जबकि एक अगर आप सुई या फिर एक आप आयरन नेल एक कील डाल दो पानी के अंदर तो वो तो डूब जाती है, बट इतना बड़ा जो आयरन शिप है वो क्यों हमारे पास तैरता रहता है, तो सब फ्लोटेशन के अंदर आएगा। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में फ्लोटेशन के नाम से आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, इन दोनों चैप्टर को क्लब कर दिया है और इनकी जगह एक सिंगल नेम दे दिया है, ग्रेविटेशन। यानी एनसीईआरटी वाली बुक में ग्रेविटेशन के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। उन्होंने इन दोनों चैप्टरों को मर्ज कर दिया, जो कि करना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि भैया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन अलग पढ़ाऊंगा और फ्लोटेशन अलग पढ़ाऊंगा। तो मेरे लिए दो अलग अलग चैप्टर हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक ही चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, है ना। इसमें पावर भी होती है, चैप्टर का नाम ये दे रखा है, बट इसमें पावर का टॉपिक भी होता है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा साउंड के बारे में। अब एक बात बहुत अच्छे से डराने वाली बात नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ों को जान लेना बेहतर होता है। हमारे पास जो ये जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, इनमें से स्टार्टिंग के 5 के 5 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट वाला जो चैप्टर है इसमें मुश्किल से आपके 2-4 न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके अलावा जितने भी आप ये 5 चैप्टर पढ़ोगे ना फिर इसके स्टार्टिंग के, तो उनमें काफ़ी सारे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। और ये अच्छी बात है कि हम लोगों को न्यूमेरिकल्स की अभी से अगर हैबिट हो जाएगी तो आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स बेसिक आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको फिजिक्स में पता होनी चाहिए, तो आराम से आप कोई भी न्यूमेरिकल टैकल कर लोगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, मोशन, ठीक है। तो ये वीडियो सीरीज का आपका पार्ट नंबर 1 रहेगा। तो मोशन के बारे में जितनी सारी बातें होंगी थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियोस लाता जाऊंगा आपके पास। ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें मैं आपको कवर करा दूंगा। आपको ये बहुत ईजी लगेगा चैप्टर फाइनली। बट एक ही रूल है भाई, आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसके बिहाफ पे आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उनको करिए, उसके अलावा जो आपको होमवर्क से करने को देता हूँ उनको करिए। कहीं पे कोई डाउट आया था तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ पे अटक गए हो। तो इस तरह की बातें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, तभी जाके काम चल पाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आज मोशन से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो टॉपिक आता है रेस्ट एंड मोशन वाला, कि रेस्ट और मोशन का क्या मतलब होता है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए। अब हमारे पास एक बेसिक माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है कि कोई चीज़, जैसे ये लेडी है, ये लेडी आराम से चेयर पे बैठी हुई है, तो हम बोलेंगे कि सर ये लेडी रेस्ट में है। और ये जो तुम्हें पर्सन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पर्सन क्या है, ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये पर्सन मोशन में है। क्योंकि हम लोगों को अभी इतना ही समझाया गया है, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, हमने अपने आसपास जो चीज़ें देखी हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यही पता है कि कोई चीज़ रुकी हुई होती है तो वो रेस्ट में होती है, और चल रही होती है ऐसे तो वो मोशन में होती है। जबकि ये बात सही नहीं है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बात इनकम्प्लीट है। मैं ये बोलूँगा कि दुनिया में हर एक चीज़ रेस्ट में भी है और हर एक चीज़ मोशन में भी है। आपको ये बात सुनने में अजीब से लग रही होगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ रेस्ट में है और वही मोशन में भी है। तो मेरा आंसर है यस, ये पॉसिबल है। आपको दिखाऊंगा कि एक ही सिंगल चीज़ हमारे पास रेस्ट में भी हो सकती है और एक ही सिंगल चीज़ हमारे पास मोशन में भी हो सकती है। ये पॉसिबल है। कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं जानते हैं, उसको हम लोग आज जान जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ही डिज़ाइन किया है। यहाँ पे हमारे पास केस एग्जाम्पल में कि अगर देखा जाए तो ये एक ट्री है। ट्री ऑब्वियसली बात है स्टेशनरी होते हैं, रुके हुए होते हैं, तो चल नहीं रहे होते हैं। ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है ये भी रुका हुआ है, ये भी स्टेशनरी है, स्टैंडिंग पर्सन है। इस डायग्राम में जो कार है वो लगातार मूव करती जा रही है, ठीक है। एक ये पर्सन है अलग जगह पे, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल क्या हुआ, फ़िलहाल सपोज़ मैं ही हूँ यहाँ पे, मैंने
इस पर्सन को फ़ोन मिला कि मेरे पास इसका भी नंबर है, मेरे पास इसका भी नंबर है, तो मैंने सबसे पहले इस पर्सन, इसका नाम मैं रख देता हूँ, सपोज इसका नाम मैंने ए रख दिया और इस वाले का नाम मैंने क्या रख दिया, बी रख दिया, इन दोनों के मैंने नाम रख दिए। मैंने क्या करा, मैंने ए वाले से फ़ोन मिला के पूछा कुछ बात, ए वाले को कॉल किया, इसने कॉल पिकअप किया, तो ए वाले से मैंने पूछा कि भैया तुम्हारे पास मुझे एक ट्री दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें भी वो ट्री दिखाई दे रहा है? तो ए ने कहा हाँ मुझे वो ट्री दिखाई दे रहा है। मैंने फिर उससे ये पूछा कि जो ये ट्री तुम्हारे दिखाई दे रहा है वो ट्री रुका हुआ है या चल रहा है? तो सोचो ए का आंसर क्या होगा, ए क्या बोलेगा कि सर ये जो ट्री है ये रुका हुआ है, ये तो चल नहीं रहा। वो कहेगा मैं यहाँ पे बैठा हूँ बहुत देर से, या मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ बहुत देर से, मैं चल नहीं रहा, और मैं ट्री को देख रहा हूँ बहुत देर से, बट ये ट्री अपनी जगह पे, ये ट्री चलता ही नहीं है। तो ए के अकॉर्डिंग ये ट्री कैसा है, ये ट्री रेस्ट में है। ए ने ऐसा बोला जो कि उसके अकॉर्डिंग बात ठीक है। चलो, तो ए के अकॉर्डिंग ट्री रेस्ट में है। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, ट्री इज एट रेस्ट, एक वर्ड आएगा WRT। WRT वर्ड का मतलब जो होता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं WRT स्टैंड्स फॉर विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि आप किससे पूछ रहे हो, है ना, विद रेस्पेक्ट टू, यानी किस चीज़ से बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो ट्री ये रेस्ट में है वो किसके रेस्पेक्ट में है, वो इस पर्सन के रेस्पेक्ट में है, इस पर्सन से पूछा गया था विद रेस्पेक्ट टू ए। तो पर्सन ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये ए मत लिख के इसको ऐसा लिख देना, पर्सन ए, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन ए। तो पर्सन ए से जब बात पूछी गई तो पर्सन ए ने क्या बोला, पर्सन ए ने बोला कि भैया ये ट्री रुका हुआ है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने भी कॉल कट नहीं करी, मैंने ए से पूछा अच्छा एक काम और करो, अपने राइट साइड में और देखो एक कार नज़र आ रही होगी, है ना। उसने कहा कि हाँ मुझे एक कार नज़र आ रही है। अब मैंने उससे पूछा मुझे ज़रा देख के बताओ वो कार चल रही है या फिर रुकी हुई है। अब इसने बड़े ध्यान से इस कार को देखा, इसने देखा कि पहले ये कार यहाँ पे होती है, फिर ये कार यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, दूर तक जाती है, इस तरह से चलती जाती है। यानी इस पर्सन से इस कार की डिस्टेंस पहले तो इतनी सी होती है यहाँ तक की, फिर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, फिर ये डिस्टेंस और ज़्यादा हो जाती है, फिर ये डिस्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। ये तो सोच रहा होगा अपने माइंड में ये। तो इसका मतलब ये क्या बोलेगा कि सर ये जो कार है तो चल रही है, ये कार रुकी हुई नहीं है, ये कार की डिस्टेंस तो मुझसे लगातार चेंज हो रही है, बढ़ती जा रही है डिस्टेंस, है ना, तो ये चेंज हो रही है डिस्टेंस इसकी, तो ये कार कैसी है, मोशन में है। तो फिर से लिख देते हैं कि जो कार है, कार इज इन मोशन, कार मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में, किससे पूछा आपने ये बात, ए से पूछा, तो विद रेस्पेक्ट टू पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए से पूछा तो पर्सन ए ने क्या बोला कि हमारे पास ये कार चल रही है, मोशन में है। ठीक है, बात यहाँ पे पूरी हो गई। अब क्या करा मैंने, अब इस बी वाले बंदे को फ़ोन मिलाया। बी वाला जो ये बंदा था ये स्पेशल था, ये जाके बैठा हुआ है मून की सरफेस पे, यानी अर्थ से बाहर। ये कहाँ है, ये मून पे है, मून पे लैंड कर गया, ये वहाँ बैठा हुआ है। इसके पास एक बड़ी पावरफुल सी टेलीस्कोप है जिससे ये अर्थ पे सब कुछ देख सकता है, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने इस बी को फ़ोन मिलाया, बी ने फ़ोन उठाया, ठीक है, मान लो सैटेलाइट फ़ोन था, वहाँ पे फ़ोन मिल गया, तो मैंने बी को फ़ोन मिलाया, बी ने फ़ोन उठाया। मैंने इससे पूछा अर्थ पे तुम्हें एक पर्सन दिखाई दे रहा है ए नाम का, सपोज ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। उसने कहा हाँ ये दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ट्री दिखाई दे रहा है उसके पास, उसने कहा हाँ दिखाई दे रहा है। मैंने उससे पूछा ये बताओ ये ट्री है, ये ट्री चल रहा है या रुका हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये बोलेगा सर ये ट्री तो चल रहा है। क्यों, बाहर से मून से तो अर्थ घूमती हुई दिखाई देगी ना, और गोल गोल घूमती रहती है अर्थ। तो अर्थ अगर घूम रही है, यानी अर्थ अगर रोटेट कर रही है, तो अर्थ पे जितनी चीज़ें प्रेजेंट है वो सब कुछ चल रही होंगी। तो ये पर्सन भी क्या बोलेगा, बोलेगा ये पेड़ चल रहा है, वो ये बोलेगा ये इंसान भी चल रहा है, ये बोलेगा कार भी चल रही है। तो इस पर्सन के लिए ये सब कुछ क्या है, मोशन में है। तो ये बात ज़रा लिख देते हैं हम लोग इस बात को भी यहाँ पे। तो ट्री की अगर बात करें, ट्री इज इन मोशन। किससे पूछा आपने, आपने पूछा बी वाले पर्सन से, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन बी, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ट्री रेस्ट में भी है, यही ट्री मोशन में भी है। एक ही चीज़ रेस्ट में और मोशन में दोनों में आ गई नहीं आ गई, ये तो मैंने कहा था कि हर एक चीज़ दुनिया में रेस्ट में भी है, हर एक चीज़ दुनिया में मोशन में भी है, डिपेंड करता है उसको कहाँ से देखा गया है। अब ये बात कहाँ से देखा गया है, देखो इस चीज़ को जो बोलते हैं ना कहाँ से देखा गया है, एक सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूं इस चीज को। इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इस चीज़ को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि आप ऑब्जेक्ट के मोशन को किस जगह से देख रहे हो, जिस जगह से देख रहे हो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो चीज़ मोशन में होगी या रेस्ट में होगी। जैसे ये पर्सन इस ट्री को कहाँ से देख रहा था? ग्राउंड पे, अर्थ पे खड़े होकर देख रहा था। तो इस पर्सन के लिए, ए पर्सन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? अर्थ हो गई हमारी। तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा गया तो ये ट्री रेस्ट में नजर आया। बट जब बी पर्सन से पूछा था ट्री के बारे में तो उसने क्या बोला कि सर ट्री तो मोशन में है, इसकी बात बिल्कुल ठीक है। बट बी कहाँ पे खड़ा हुआ है? मून पे। तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? बी के लिए मून हो गया। यानी कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। एवरीथिंग इज इन रेस्ट, एवरीथिंग इज एट रेस्ट एंड एवरीथिंग इज इन मोशन। ये डायरेक्टली सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हम लोग उस चीज़ को कहाँ से देख रहे हैं, फ्रॉम वेयर वी आर लुकिंग दैट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? तो आई थिंक आप लोगों का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी चीज़ को देख के एकदम से कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट रखी हुई ये मत बोल देना ये रेस्ट में है, मोशन में है। ये उस बात पर डिपेंड करेगा, सामने वाले से ये क्वेश्चन पूछना कि आप मुझे ये बताओ कि आप इस चीज़ को जो रेस्ट और मोशन में पूछ रहे हो ना, वो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो। अगर आप मेरे रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो हाँ ये चीज़ रेस्ट में है। बट अगर आप यही चीज़ कोई चलती हुई पर्सन से पूछ रहे हो तो वो क्या है? मोशन में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास कोरिलेट हो सकते हैं। तो कोई बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो बनाना चाहोगे कॉपी में अपना बना लेना अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको अब रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इस तरह की बात नहीं बोलोगे कि सर रुकी हुई चीज़ रेस्ट में और चलती हुई चीज़ मोशन में ना। हर एक एवरीथिंग इज एट रेस्ट एंड एवरीथिंग इज इन मोशन। इट विल डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग दैट ऑब्जेक्ट, कि आप उसको कहाँ से देख रहे हो। ठीक है जी, तो बहुत बेसिक बात मैंने आपकी बता दी आपको। चलो अब इसके बाद डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हाट इज रेस्ट? अब रेस्ट वाली सिचुएशन क्या होती है? अब बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। किसी चीज़ को रेस्ट में कब बोलते हैं? जब उसकी पोजीशन अपने आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो रही हो। यानी कि जैसे ये एग्जांपल हमारे पास पीछे था हमारा कि यहाँ पे इस पर्सन से इस पेड़ की डिस्टेंस लगातार कांस्टेंट थी भी, ना तो पर्सन चल रहा है ना ही पेड़ चल रहा है, ये दोनों कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से क्या बोला इस पर्सन ने कि ये ट्री कैसा है? रेस्ट में है। तो अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास, सराउंडिंग्स मतलब आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आप बस में जा रहे थे, बस में आप किसी पर्टिकुलर सीट पे बैठे हुए थे। ठीक है, सपोज आप इस बस की मैं बात कर लेता हूँ, इस बस में आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, थोड़ा इसमें डार्क करके किसी चीज़ से बनाते हैं। आप बस में यहाँ पे इस जगह पे बैठे हुए हो, लास्ट वाली सीट पे। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे तो आप हो, आपका नाम ए है। यहाँ पे सपोज है, यहाँ पे ड्राइवर है, ड्राइवर का नाम बी है। अब जरा मुझे ये बात बताओ कि जब ये बस चल रही है, ये गाड़ी चल रही है, तो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो फिक्स है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि जर्नी में आप पहले यहाँ बैठे थे, फिर आप यहाँ बैठ गए, फिर आप यहाँ बैठ गए, फिर जाके आप ड्राइवर की सीट पे ही बैठ गए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिस जगह पे आप बैठे थे ऑलमोस्ट मान के चलिए कि सारी सीट फुल हैं, किसी लॉन्ग जर्नी पे आप जा रहे हो, तो आप जहाँ बैठे हुए हो और ड्राइवर जहाँ बैठा हुआ है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहती है या नहीं रहती है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए ये ड्राइवर कैसा है, रेस्ट में है, मोशन में है, तो आप क्या बोलोगे? ड्राइवर रेस्ट में है। क्यों? आपके और ड्राइवर के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो आपके रेस्पेक्ट में वो ड्राइवर कैसा है? वो रेस्ट में है। बट अगर उसी ड्राइवर को बाहर से ज़मीन पे खड़ा हुआ कोई पर्सन देखे, क्योंकि बस तो चल रही है, तो ज़मीन पे खड़ा हुआ कोई पर्सन देखे तो क्या बोलेगा? ये देखो बस जा रही है इधर की तरफ, यानी बस में बैठे हुए सब लोग जा रहे हैं, यानी ड्राइवर भी जा रहा है, इसका मतलब ड्राइवर कैसा है? उसके लिए चल रहा है। तो अगेन बात आ गई ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। यहाँ पे आपने देखा तो आप कहाँ बैठे हुए थे? बस के अंदर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? बस हो गई। वो जो दूसरा पर्सन था जो इस बस के बाहर खड़ा हुआ था, वो पर्सन कहाँ पे खड़ा हुआ था? ग्राउंड पे। तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है कहाँ से देख रहे हो। उसने भी ड्राइवर को देखा था, आपने भी ड्राइवर को देखा था, आपने कहा ड्राइवर रेस्ट में है, उसने कहा ड्राइवर मोशन में है। तो ये चीज़ डिपेंड कर रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। आई थिंक बात अब समझ में आ गई होगी। देखो, द पैसेंजर्स सिटिंग इन अ मूविंग बस आर सेड टू बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर। जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स ड्राइवर के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है ना सारे के सारे, बिकॉज दियर पोजिशंस डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर। भी सारे पैसेंजर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, सबकी ड्राइवर से डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब ड्राइवर से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो उनके रेस्पेक्ट में या ड्राइवर के रेस्पेक्ट में वो सारे पर्सन कैसे हैं? कैसे भी मान लो कि
पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में ड्राइवर को मान लो, ड्राइवर के रेस्पेक्ट में पैसेंजर्स को मान लो, क्या है वो सब रेस्ट में हैं। बट अगर यही बात अगर मेरे पास आ जाए मोशन वाले केस में, तो फिर क्या होगा, इस बाहर खड़े हुए पर्सन से अगर मैं पूछूं इस गाड़ी के बारे में, तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भैया ये ड्राइवर जो है ना, लगातार ये बस जा रही है तो ड्राइवर भी आगे की तरफ जा रहा है। पहले उसे ड्राइवर यहाँ नजर आएगा, फिर उसे यहाँ बस आगे चली जाएगी, ड्राइवर यहाँ नजर आएगा, फिर यहाँ नजर आएगा। तो देख लो डिस्टेंस चेंज हो रही है, नहीं हो रही है लगातार, ये भी पहले इतनी डिस्टेंस थी, फिर इतनी डिस्टेंस है, फिर इतनी डिस्टेंस है। तो इस बाहर खड़े हुए आदमी के लिए जो मेरे पास बस में बैठा हुआ ड्राइवर है या बस में बैठे हुए पैसेंजर्स हैं, है ना, वो कैसे हैं, मोशन में है, या पूरी बस बोल लो, पूरी बस मोशन में है। तो मोशन में क्या बोलते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो चीज़ मोशन में होती है। भाई बस की पोजीशन चेंज हो रही है ना, भाई ये तो एक डायग्राम है, बस अगर चल रही है तो पहले इस इंसान को मान ली यहाँ पे दिखाई देगी, फिर यहाँ दिखाई देगी, फिर यहाँ, तो ऐसे चलती बस को देखोगे तो कुछ टाइम के बाद आपकी आंखों से गायब हो जाती है, नहीं हो जाती, वो आगे ले जाती है बहुत दूर। तो वो कैसी हो गई, मोशन में हो गई, यानी उसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये रेस्ट और मोशन की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, इनको आप प्रॉपर्ली नोट करोगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ले जाके सारा समझा दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, जहां पे डाउट हो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना वीडियो को, क्या हो गया उसमें। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, ये पूरी फिजिक्स में काम आएगी। अभी से याद रख लेना 9th क्लास से कि स्केलर क्या होती है और वेक्टर। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, गलती करते हैं, यहाँ पे LER लिख देते हैं, काफ़ी बार मैंने देखा हुआ E लिख देते हैं, तो याद रखना स्केलर की स्पेलिंग में कहीं पर भी E नहीं आता। तो स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, समझ लेते हैं। देखो इस हमारे पास, उससे पहले एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसी चीज़ को, जैसे मैंने लिखा 10 किलोग्राम, है ना, तो ये 10 किलोग्राम में दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर है, एक यूनिट है इसकी। तो इस चीज़ को बोलते हैं किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। ये टर्म तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये किस चीज़ का मैग्नीट्यूड है, ये मास का मैग्नीट्यूड है। किसी चीज़ को तोला गया होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये 10 किलोग्राम। तो मैग्नीट्यूड मतलब वो वैल्यू प्लस उसकी कोई यूनिट अगर है, तो जैसे कोई चीज़ चल रही है, मान लो वो चीज़ चल रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 3 और मीटर पर सेकेंड, ये पूरी चीज़ मिला के क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रही है बात, इस चीज़ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आपकी हाइट सपोज करो 5 फीट 7 इंच है, ऐसे एग्जांपल के लिए, तो ये 5 फीट 7 इंच क्या है, आपकी हाइट का मैग्नीट्यूड है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो मैग्नीट्यूड इस चीज़ को बोलते हैं। अब अगर मैं ये बोलूँ जैसे कि कोई गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, मैंने क्या लिख दिया, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये नॉर्थ क्या है, ये टुवर्ड्स नॉर्थ, ये क्या है, ये डायरेक्शन है। तो दो बातें समझ में आ रही हैं कि किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में दो चीज़ें हो सकती हैं। भाई या तो हो सकता है खाली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी कोई यूनिट अगर होती है, तो ऐसे ही हमारे पास कोई क्वांटिटी हो सकती है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में ये डिफरेंस है। देखो अब तुम्हें दिखाता हूँ डेफिनेशंस। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए होता है, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर दियर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, जिनको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अब समझ में आ गया ना, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विद अ यूनिट। अगर उसमें कोई यूनिट है तो यूनिट भी लगा दो और वो वैल्यू लिख दो, तो उसको मैग्नीट्यूड बोलोगे। जैसे आपके पास 500 रुपीज़ है, तो 500 रुपीज़ क्या हो गया, उस अमाउंट का मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, जो पैसे आपके पास उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के साथ, अगर यूनिट उसकी होती है तो, क्योंकि कुछ क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है। अच्छा, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। डायरेक्शन हैज़ नो रोल फॉर स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है स्केलर में, कोई लेना देना नहीं है हमें डायरेक्शन से। कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे आगे आते आते आपको सब समझ में आ जाएंगी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम, भाई टाइम है, मान लो टाइम देखते हो आपने कहा 3 बज रहे हैं शाम के, तो ये थोड़ा ना बताते हो कि टाइम शाम के 3 बज रहे हैं नॉर्थ में। ऐसा कोई बताता है टाइम कि शाम के 3 बज रहे हैं साउथ में, नहीं ना, तो टाइम बता दिया 3 बज रहे हैं, कहानी खत्म। तो मैग्नीट्यूड से काम चल गया, नहीं चल गया। मास है, किसी ने पूछा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको तोल के लाओ, आपने कहा सर हाँ ये तोल के लेके आए 30 kg टूवर्ड्स नॉर्थ। अब ऐसे कैसे, ये 30 kg तो समझ में आता है, ये टूवर्ड्स नॉर्थ का क्या लॉजिक है। तो 30 kg से बात समझ में आ गई ना, तो नॉर्थ की जरूरत ही नहीं है भाई, तो डायरेक्शन की जब जरूरत ही नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। तो ये सारी क्वांटिटी स्केलर होती है, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है, मेन 2-4 जो काम की हैं आपके लिए मैंने वो लिखी है यहाँ पे बस, ठीक है।
वेक्टर कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी ये कहती है भैया देखो ऐसा है कि अगर हमको रिप्रेजेंट करना है पूरी तरह से तो हमें तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चाहिए। खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने का, डायरेक्शन के बिना हम अधूरे हैं, आधे अधूरे हैं, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर दियर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इनमें क्या होती है? इनकी डायरेक्शन। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर। क्या कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर होती, वो सॉरी वेक्टर होती है हमारे पास? वेक्टर में डायरेक्शन का रोल होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, कुछ नई नई टर्म है, कोई बात नहीं मैं सब समझा दूंगा, फोर्स है, मोमेंटम है, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। अब जैसे किसी ने बोला फोर्स, कोई दरवाजे को खोलना है, आपने कहा फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, थोड़ा सा आपको पता होगा, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। तो ये बात अधूरी है। आप बोलोगे अधूरी क्यों है सर, बोल तो दिया हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ दरवाजे को खोलने के लिए। भैया आपको मुझे बताओ, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं ना कि उनको आप या तो पुश करके खोल सकते हो या फिर बस पुल करके खोल सकते हो, दोनों वे में नहीं खुलते। तो आपकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, आपको बताना चाहिए था कि 10 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ लगाओ या अपने से दूर की तरफ लगाओ, तभी तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं जाएगी। जैसे कोई सपोज करो दीवार तोड़ रहा है, तो दीवार तोड़ते वक्त वो किसी पर्टिकुलर क्रेन से या किसी चीज़ से दीवार तोड़ रहा है, हथौड़े से तोड़ रहा है, तो वो जो फोर्स लगाएगा उस वॉल को तोड़ते वक्त तो अपनी तरफ थोड़ी ना लगाएगा भैया, दीवार उसी के ऊपर आके गिर जाएगी, अपने से दूर की तरफ लगाएगा नहीं लगाएगा। तो इस वजह से फोर्स को कंप्लीट रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने का, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में काफ़ी कुछ ही हो गया। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज आपको इतनी आनी चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लेना। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। नाम दिखाए होंगे पीछे, डिस्टेंस आपकी आई होगी एक स्केलर क्वांटिटी में, पीछे देख लेना, डिस्प्लेसमेंट आया होगा एक वेक्टर क्वांटिटी में। अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या समस्या है, क्या लॉजिक है, उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स में। देखो डिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। आप सपोज करो कि आप हो सपोज सरधना में, है ना, या सरधना में या मेरठ, मान लो आप हो फिलहाल मेरठ में। ठीक है, आपको मेरठ से कहाँ जाना है? आपको मेरठ से, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट इसको ऐसे ही रख लो कि मेरठ से आपको सपोज जाना है दिल्ली जाना है ना, ऐसे इतना दूर नहीं है, ऐसी मेरठ से दिल्ली जाना है, तो कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना जो मेरठ से चल के आप गाड़ी से, पैदल तो जाओगे नहीं इतनी दूर जनरली, तो अब या तो किसी गाड़ी से, बस से, ट्रेन से, जैसे भी जाओगे, तो आप मेरठ से दिल्ली के लिए जिस रास्ते पे चल के जाओगे, यानी जिस रास्ते पे आपका व्हीकल चल के जाएगा, आपकी गाड़ी चल के जाएगी, उस रास्ते की जितनी भी लेंथ होगी, उस लेंथ को क्या बोलते हैं? उस लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं कि भैया कितना चले। जैसे हम लोग कई बार गूगल मैप पे चेक करते हैं कि सरधना से सपोज रुड़की या हरिद्वार या देहरादून कितनी डिस्टेंस पर है, तो दिखाता है ना इस तरह से कि अगर आप गाड़ी से, ऐसे सिंबल बना हुआ आता है कि आप गाड़ी से जाओगे तो इतने घंटे लगेंगे और इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाता है गूगल मैप, तो ये जो इतनी इसने ये वैल्यू दिखाई है 187 किलोमीटर, तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू डिस्टेंस दिखा रहा है भैया। वो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाता, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्या दिखाता है? डिस्टेंस दिखाता है। अब आपकी गाड़ी है तो उस गाड़ी के अंदर एक मशीन होती है लगी हुई जिस पे कुछ रीडिंग चलती रहती है, सपोज उस पे नंबर है 1523, है ना, ऐसे नंबर है, स्कूटर बाइक सब में होता है। अब उसके बाद आप थोड़े देर मेरठ से दिल्ली चले गए और ये नंबर चेंज होकर एग्जाम्पल के तौर पे हो गया 1723, है ना, ऐसा नंबर हो गया चेंज होके। तो कितने का डिफरेंस आया दोनों के बीच में? आप देखो 200 का दोनों के बीच में डिफरेंस आया है। तो ये जनरली किलोमीटर में आपको दिखाएगा वैल्यू, तो कितना हुआ? तो ये 200 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब मेरठ से दिल्ली आप जिस भी रास्ते से चल के गए, आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी स्कूटी कितने किलोमीटर चली? 200 किलोमीटर चली। बात समझ में आती है? तो वो मशीन का नाम क्या है जिस मशीन से ये डिस्टेंस नापते हैं? तो वो मशीन कहलाती है ऑडोमीटर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना। आपकी गाड़ी में डिस्टेंस बताने वाला एक होता है, स्पीड बताता है कि आपकी गाड़ी, बाइक कितनी स्पीड से चल रही है, आप 40 से चला रहे हो, आप 80 से चला रहे हो, आप 120 से चला रहे हो, वो तो स्पीडोमीटर होता है। कितनी गाड़ी चल गई अब तक, वो डिस्टेंस कौन बताता है? ऑडोमीटर बताता है। तो ऑडोमीटर क्या बताता है? इट टेल्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल। तो कोई व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसको ऑडोमीटर बताता है। और डिस्टेंस क्या होती है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ या actual length of the path described by the particle or object is called distance। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एसआई में उल्टा पड़ा जाता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, इसका मतलब होता है सिस्टम। यानी
एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाओगे तो डिस्टेंस को वहाँ पर मीटर से ही नापा जाता है। इस मीटर का पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, METRE ये होता है ना, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में M लिखते हैं। तो मीटर SI यूनिट होती है जिसमें डिस्टेंस को नापते हैं, और डिस्टेंस जब बड़ी हो जाती है काफ़ी तो उसको हम फिर किलोमीटर में नापने लगते हैं, है ना। तो जनरली बट किलोमीटर SI यूनिट नहीं है, ध्यान रखना। SI यूनिट क्या है, मीटर होती है। अब कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस ध्यान रखना जीरो नहीं हो सकती। जीरो कैसे हो सकती है, आप यहाँ से घर से निकल के अपने बराबर वाली शॉप तक भी गए तो कुछ तो चल के गए भैया, तो डिस्टेंस जीरो कैसे हो गया अगर तुम चले थे। डिस्टेंस तो जीरो तब हो सकती है जब तुम अपने घर में ही पड़े रहो एक जगह कुर्सी पे, तो अब जब चले ही नहीं तो डिस्टेंस जीरो हो गई। बट जब चले हो, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस जीरो कभी भी नहीं हो सकती। और नेगेटिव का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप -5 मीटर चल के आए हो, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन तो होती नहीं है, डायरेक्शन नहीं होती है तो माइनस आने का कोई लॉजिक नहीं है। तो डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही कभी जीरो हो सकती है। ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। सारे पॉइंट्स बनाकर लिख रखे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और ऑडोमीटर से क्या करते हैं, ऑडोमीटर से नापते हैं कि आपका व्हीकल कितनी दूर चल लिया, कितना चला गया। गूगल मैप पे हमें क्या दिखाता है, ये डिस्टेंस दिखाता है, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। डिस्टेंस होती है ये कि इस रास्ते से जो आप जाने वाले हो, इस रास्ते की टोटल लेंथ कितनी है, और जो एक्चुअल लेंथ होती है रास्ते की उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत थोड़ा सा फर्क है। एक तो ये है कि यहाँ डिस्टेंस स्केलर है, ये वेक्टर है, चलो कॉमन सी बात है। अब जरा इससे समझते हैं, ये यहाँ पे चूहा है, यहाँ पे चीज़ का पीस है एक, इस चूहे को इस चीज़ के पीस तक जाना है, बट रास्ता जो है वो ये है, एरो से बना रखा है ना, एक प्रॉपर रास्ता। भी डायग्राम बना सकते हो कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चीज़ों को जब डायग्राम से समझते हैं ना तब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो यहाँ से, और बड़े बड़े डायग्राम्स मत बनाना, अच्छे से डायग्राम बनाना। आप चाहो तो उनको इस तरह से कलर भी कर सकते हो जैसे इन्होंने किया हुआ है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से चूहा चल के जाना चाहता है, अगर एक ऑप्शन तो ये है भैया यहाँ से चल के जाओ, रास्ता बना हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई से एक डायरेक्ट रास्ता दे दे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का। शॉर्टकट तो यही है ना, स्ट्रेट लाइन खींच दी दोनों के बीच में, इस चीज़ पीस के बीच में और चूहे के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो इससे छोटा रास्ता तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कह सकता हूँ ये इनिशियल पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन बोल सकते हो। और बाद वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन बोल सकते हैं, कि भैया यहाँ पे आप स्टार्टिंग में थे और यहाँ पे फाइनली आपको जाना था। तो स्टार्टिंग यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो ये मिनिमम डिस्टेंस होती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब अगर आपका घर है और आपका स्कूल है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, आप डेली जब भी, मतलब स्कूल, अब तो खैर लॉकडाउन है, जब भी आप स्कूल जाया करते थे तब जिस रास्ते से चल के आपकी गाड़ी या पैदल जाया या साइकिल जैसे भी जाते थे, तो जिस रास्ते से चल के जाया करते थे ना, उस रास्ते की जो लेंथ पड़ती थी टोटल, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बट अगर ऐसा होने लगे कि आपके घर के छत के ऊपर से स्कूल के टेरेस तक, स्कूल की छत तक डायरेक्ट रास्ता बनवा दिया जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरह का रास्ता कि ये आपका घर है, ये आपके स्कूल की छत है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर डायरेक्ट रास्ता मैं बनवा दूँ तो वो रास्ता छोटा पड़ जाएगा ना बहुत, तो वो चीज़ कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में। तो यही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होता है। क्या बराबर भी हो सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बता दूंगा अभी आगे। वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट वही होती है, मीटर एसआई यूनिट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी मीटर ही होती है, तो एसआई यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एसआई यूनिट दोनों की बराबर होती है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएंगे कि डिस्टेंस पॉजिटिव में भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, जीरो भी आएगा डिस्प्लेसमेंट। जबकि हमारे पास डिस्टेंस कभी भी ना तो नेगेटिव होती ना जीरो होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट तीनों टाइप का हो सकता है। तो ये प्रॉपर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की स्टोरी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब देख लो जरा एक बार दोबारा से एक और डायग्राम। इस रास्ते से चल के जाना था, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पाथ था, तो दो ऑप्शन है, तो ऐसे चल के चलो, रोड ये बनी हुई है, रास्ता तो ये है हमारे पास जाने का, तो ये एक्चुअल लेंथ जो होगी इस रास्ते की, इसको क्या बोलूँगा, डिस्टेंस बोलूँगा। जो शॉर्टकट होगा इनके बीच में, इसको क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा नजर आ रही है, डिस्टेंस ज़्यादा नजर आ रही है, इसलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल टू भी है, इक्वल टू मतलब डिस्टेंस जनरली डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, बट कभी कभी बराबर भी हो सकती है। अब सोच के बताओ कब बराबर हो सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डिस्क्राइब अ केस इन विच डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट,
तो उसमें क्या बोलोगे, यस इट इज़ पॉसिबल, कब, व्हेन द पाथ बिटवीन टू डेस्टिनेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर दो रास्ते हैं, सपोज करो कि ए और बी दो रास्ते हैं और उनके बीच में बस एक ये ब्रिज है, एक पुल है, ये स्ट्रेट लाइन ब्रिज है। भाई ए और बी दो डेस्टिनेशन है, इनके बीच में क्या है, ये स्ट्रेट ब्रिज है। तो इस सिचुएशन में और कोई रास्ता पॉसिबल नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो इस स्ट्रेट, यहाँ ब्रिज को ठीक से लिख लेना। तो इस जगह पे यही ए बी डिस्टेंस हो गई, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई यहाँ से आपको डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस क्या बोलोगे, सर डिस्टेंस इसी रास्ते पे चल के जाना पड़ेगा, तो ए बी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी ए बी आ जाएगा। तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू डेस्टिनेशंस। ये याद रख लेना, इसको लिख लेना चाहे तो, कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या बिटवीन टू डेस्टिनेशन पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो, जनरली तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, कभी कभी बराबर भी हो सकता है, हमें समझ में आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें मल्टीप्लाई एक से तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, किसी भी चीज़ में वन से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट को अपॉन में ले आऊँगा। मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ कैसे आती है, अपॉन में आती है। इसको मैं अपॉन में ले आया, सिंबल बना हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का, वहाँ पे क्या बचा, 1। तो आपसे एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस को अगर डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, या नन ऑफ दीज आएगी। तो क्या आएगी, अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखेंगे ना, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, तो आंसर कैसे आया, ग्रेटर देन 1 आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आया, है ना। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, एक एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट जो है सारी बताते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो दोनों में डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। तो देखो भाई, जिस रास्ते पे आप चल के जाते हो उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ है, जो टोटल लेंथ है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो ये इस रास्ते पे चल के जाओगे तो ये रास्ते की लेंथ डिस्टेंस कहलाएगी, और ये शॉर्टकट जो है ये क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है मेरे पास, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस फॉर ए क्लोज्ड पाथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉन जीरो। अब देखो इस चीज़ का क्या मतलब है, सपोज आप यहाँ से चलना आपने शुरू किया था ए पॉइंट से, आप चले, आप यहाँ बी तक पहुँचे, फिर आप घूम के वापस दूसरे रास्ते से वापस ए पे आ गए, तो आप चले भी ए से थे, आप वापस घूम के भी ए पे आ गए, तो ये क्लोज पाथ हो गया, नहीं हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे इस केस में जो डिस्टेंस है, जो भी आएगी, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, वो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं बोल सकते भाई। जितना भी चल के गए वो सारा ऐड हो जाएगा ना। सपोज 10 मीटर ऐसे चल के गए थे और 20 मीटर ऐसे चल के गए थे, तो 30 मीटर वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्लोज्ड पाथ है तो डिस्टेंस जो है नॉन जीरो होती है, इट कैन नॉट बी जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। बट अगर इसी क्लोज्ड पाथ में मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस केस में, जीरो। तो क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। सर्कल की अगर बात करें, जैसे यहाँ से चलना शुरू करा, घूम फिर के आप वापस यहीं पे आ गए, यहाँ से चलना शुरू करा, घूम फिर के वापस यहीं पे आ गए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। ऐसे तुम डेली स्कूल जाते हो, मान लिया, तो घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, तो घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने की इस जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा, जीरो। भले तुम कितने भी रास्ते घूम फिर के आए हो, कहीं से भी आए हो, चले घर से थे, फाइनली आके घर पे ही लैंड हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं आएगी, कुछ तो जब चले हो तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू नापोगे ही। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस जो है काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको हर एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक न्यूमेरिकल पे। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया तो न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ए फार्मर हैज़ टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक किसान है, वो 500 मीटर कहाँ जाता है, नॉर्थ में जाता है। उसके बाद 400 मीटर वो ईस्ट में जाता है, 200 मीटर वो साउथ में जाता है, और फाइनली अपने खेत में वो पहुँच गया। उसके खेत तक जाने का ये रास्ता था।
आपसे पूछा है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड, उसको अपने फील्ड तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी और उस फील्ड का उसके घर से डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये दो बातें पूछी हुई हैं। अब सब बच्चों को ने मैप पढ़े हुए होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कॉपी पे डिस्टेंस और डायरेक्शंस कैसे शो करते हैं। सबको पता होगा कि यहाँ पे ये ईस्ट होती है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। जिसको ये आता है वही ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉपी पे ऐसे शो करते हैं, सबको पता है। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे, फार्मर सबसे पहले कहाँ आता है, 500 मीटर नॉर्थ में जाता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे फार्मर है, मैं मान लेता हूँ इस जगह स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा एक मिनट रुको, यहाँ पे हमारा फार्मर है, तो ये मेरा फार्मर है, मैं एफ से शो कर लेता हूँ। ये नॉर्थ, नॉर्थ का ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। कितना गया ये यहाँ से, ऐसे ऐसे करके ये 500 मीटर गया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे पहुँच गया इस जगह पे, ठीक। अब यहाँ पे जब ये पहुँच चुका है, इसके बाद क्या हुआ, इसको 400 मीटर ईस्ट में जाना है। अब यहाँ पे से ईस्ट कहाँ पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा ना, देखो ईस्ट इधर की तरफ होता है राइट साइड में आपके, तो ईस्ट इधर पड़ेगा। तो ये 400 मीटर ईस्ट की तरफ चला, नाप के नहीं बनानी है तो ऐसी बनानी है सब। 400 मीटर ही ईस्ट में चला, बेचारा यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 200 मीटर साउथ में, अब यहाँ पे बैठा हुआ है, साउथ कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि साउथ नीचे होता है। तो 200 मीटर ये साउथ में चला, मान लो यहाँ पे आ गया इस जगह पे, फाइनली ये इसका फील्ड हो गया, ठीक है। ये पूरा नाम लिखना पड़ेगा, दोनों एफ से हो जाएंगे, नहीं तो फार्मर था वहाँ पे फील्ड था। तो ये कितना चला ऐसे, फाइनली ये 200 मीटर चला था साउथ में, पहुँच गया अपने खेत पे। तो ये इसकी जर्नी का रास्ता था कि पहले नॉर्थ में जाता है, फिर ईस्ट में जाता है इतना, फिर फाइनली कहाँ आता है, साउथ में पहुँच गया। डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस कितनी आसान है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जितना रास्ता चला है, जितना पाथ चला है, सबको ऐड कर दो भाई। 500 मीटर पहले वो नॉर्थ में गया, फिर वो ईस्ट में गया, फिर कहाँ गया, साउथ में, सबको ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1100 मीटर आ जाएगी। देखो कितना आसान हो गया डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस में कुछ भी नहीं होता, सारा पंगा कहाँ होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि सर वो स्टार्टिंग पोजीशन उसकी यहाँ थी, फाइनल यहाँ पे है, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट गैप, यानी ये जो लाइन मैंने पिंक कलर से ड्रॉ करी है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा। शॉर्ट में लिख लेता हूँ उसको डिस्प, ठीक है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसको निकालना है। अभी तो बड़ा अजीब सा हो गया, इसको मैं कैसे निकाल दूंगा। अब लगाओ अपना दिमाग, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो 400 मीटर के पैरेलल होगी। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये सामने वाली 400 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी भाई। ये 400 है तो ये भी 400 हो जाएगी, और ये 200 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। रेक्टेंगल तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो ये हिस्सा भी कितना हो जाएगा, ये हिस्सा भी 200 का हो जाएगा। अब ज़रा सोचो ज़रा कि ये 200 था तो ये 200 हो गया। अब टोटल था ये 500, ये ऊपर का हिस्सा हो गया 200, तो नीचे का हिस्सा कितना बचा। तो इसका मतलब सर ये नीचे का जो हिस्सा बचा, ये वाला जिस पर मैंने ब्लू कलर चलाया है, ये बचा 300 मीटर। बताओ ना मेरे को भाई, आपके पास टोटल ऊपर से लेके नीचे तक 500 था, ये ऊपर का इतना सा हिस्सा इसकी वजह से क्या हो गया, 200 हो गया। तो नीचे का हिस्सा कितना बचा, 300 बचा, क्योंकि 300 और 200 कितने हो जाएंगे वापस, 500 हो जाएंगे। तो ये 300 बचा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, नहीं बन गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 300 है, ये 400 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, हमें निकालनी है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आती है। अगर बाई चांस आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी है, तो आपको समझा देता हूँ कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, वैसे शायद पढ़ रखी होगी आप सब लोगों ने पाइथागोरस, तो फिर भी स्टिल हमारे पास ये इस तरह से एक ट्रायंगल निकल गया है। यहाँ पे ये 300 मीटर है, ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ट्रायंगल निकला है। ये 300 आया है, ये 400 आया है, और ये मेरा एक्स डिस्प्लेसमेंट है जो मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो क्या लिखूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर, 90 के सामने क्या है, ये है इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर। हाँ जी, कितना आएगा, तो 300 का स्क्वायर आएगा 9, 0 4 बार 0 आ जाएगी। 400 का कितना आएगा, 16 4 बार 0 आ जाएगी। और एक्स कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकाल लोगे, 16 और 9 25, 4 बार 0 आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। 4 बार 0 में से 2 बार 0 बाहर आ गई, तो 500 मीटर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, देख लो 500 मीटर आ गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे पहले थे ना स्टार्टिंग में, बाद में फील्ड में पहुंचे, तो इस तरह से चलोगे ना, फार्मर को इस रास्ते पे चलना पड़ेगा अगर वो शॉर्टेस्ट रास्ते से पहुंचना चाहता है। और ये वाली जो डायरेक्शन है, बताओ देखो ये डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन कुछ इस तरह की है, जो यहाँ पे बना दूं मैं ऐसे, इस तरह से ना तिरछी है, तो ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन कैसी है, ये डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस
डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते हैं। तो हमने साथ में डायरेक्शन भी मेंशन कर दी। तो 500 मीटर कहाँ चलेगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ में चलेगा। देखो इधर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको ही मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करा है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको पढ़ते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का लॉजिक भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 9th क्लास में बहुत आसान से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। ए बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो शुरुआत कर लेते हैं ईस्ट की तरफ। ये 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर ये कहाँ चली, ईस्ट की तरफ चली। तो यहाँ से मान लो शुरुआत कर देते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट ईस्ट, ईस्ट पड़ता है इस साइड पे। तो 3 किलोमीटर हम लोग चले गए इस साइड पे, यहाँ पे आ गए। ठीक है, डायरेक्शन आप लोगों को अच्छे से पता है। मैं डायरेक्शन यहाँ बना लो आप लोग, अगर आपको याद नहीं रहती तो बना लो। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चले ईस्ट की तरफ चले गए। इसके बाद 4 किलोमीटर कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ तो ऊपर पड़ता है, तो 4 किलोमीटर चले गए नॉर्थ की तरफ। 4 किलोमीटर नॉर्थ चले गए, यहाँ पे आ गए ऊपर, इस जगह पे आ गए। उसके बाद 9 किलोमीटर दोबारा ईस्ट। अब 9 किलोमीटर दोबारा ईस्ट चलना है। मान लो 9 किलोमीटर यहाँ पे आके ईस्ट आके यहाँ पे पहुँच गए। तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, क्योंकि इसके बाद आगे चलने को उसने नहीं बोला। तो मैं पहले ईस्ट में चला इतना, फिर नॉर्थ में चला, फिर ईस्ट में चला। तो यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच गया। मुझसे पूछा टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वही बात आती है कि सर फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस निकालना तो हमेशा ही बड़ा आसान होता है। तो डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, इन सबको ऐड कर दो। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13, और 13 और 6 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो सिंपल निकाल ली हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सेकंड पार्ट में कि सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल दें। डिस्प्लेसमेंट में ही पंगा होता है इन क्वेश्चंस में, डिस्प्लेसमेंट को ही ध्यान से निकालना होता है आपको। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ ज़रा। इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट गैप होता है, मतलब मैं ऐसे बना दूँ कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट गैप है, ये तो लाइन है, एरो ऐसे बन जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो ये गैप आएगा, इसको निकालना है। अब इसको कैसे निकालना है, ये तो बहुत ही मुश्किल बन गया। देखो इसको कैसे निकालना है, थोड़ा सा लगाओ दिमाग फिर से। यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड करके ट्राइंगल भी तो पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब ज़रा देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, ए राइट एंगल बन गया, बी और ये सी। क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है। जहाँ पे आप क्या कहोगे, ये कितना है, ये 3 किलोमीटर है लिखा हुआ है। आप कहोगे ये तो पता नहीं, ये भी तो पता है 9, तो ये भी तो 9 हो जाएगा। तो 9 किलोमीटर ये हो गया। तो ये नीचे वाला टोटल कितना हो गया, 9 और 3, तो हमारे पास टोटल 12 किलोमीटर वाली वैल्यू नीचे वाली ये आ गई, बेस वैल्यू। अब ये जो हमारे पास बी से लेके सी तक का है, ये कितना हो गया भाई, ये वाला बी से लेके सी तक का ये वाला पार्ट कितना हो गया, 4 ही है। तो ये भी कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। तो 4 किलोमीटर इस साइड वाला हो गया। तो अब ये 12 आ गया, ये 4 आ गया। तो क्या इसे नहीं निकाल सकते, तो क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पूरा नाम लिख लेना। तो क्या आएगा, इसको x मान लेते हैं फिर से। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दोनों साइड, यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को। प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो 16 और ये कितना हो गया, ये 160 हो गया। तो x स्क्वायर कितना आ गया, 160 आ गया। तो x कैसे निकालेंगे, x निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 160। अब 160 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो भाई 16 का तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना। तो अब क्या बचा, एक जीरो मतलब 10 बचा। तो 10 को ऐसे कैसे रख देंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। तो इतने किलोमीटर, तो 4 रूट 10 किलोमीटर हमारे पास आ गया। डायरेक्शन वही जो पहले वाली आई थी भाई, ऐसे आई है ना, और ऐसे डायरेक्शन देखो यहाँ पे बनाओ। तो ये डायरेक्शन कैसे आई, तो ये डायरेक्शन हमारे पास वही की वही आई, ईस्ट। एक मिनट, ऐसे इसको ऐसे लिखो, जस्ट मिनट, इसको मिटा देता हूँ मैं। इतना ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आ गई ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आया हो कि हाँ, हमारे पास इस तरह का अजीब सा फिगर बने तब भी उस सिचुएशन में हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो भाई ये 9 किलोमीटर यहाँ कॉपी कर दिया, 9 और 3 टोटल बेस कितना हो गया, 12 का हो गया। ये 4 तो ये भी 4, तो ये 12 का बेस 4 का ये, तो यहाँ से आराम से निकाल लो x। तो ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए अब तुम्हें। ठीक है, तो आपके लिए पास अब हमें MCQ पे आते हैं। लास्ट में आपको ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा होमवर्क से। अब MCQ पे आ जाते हैं कि किस तरह के MCQ यहाँ पे पूछे जाते हैं हमसे। देखो, ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका गया। सपोज ये बॉल थी मेरे पास, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है,
हाँ, रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एच, और ये बॉल जो थी ऊपर जाते 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 यहाँ तक पहुँच पाई मैक्सिमम। ऐसा थोड़ी ना यहाँ से कोई चीज़ फेंकोगे और वो मून पे जाके गिरेगी, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वो वापस नीचे आती नहीं आती ग्रेविटी की वजह से। तो इन्होंने बोला है कि भैया ये एच हाइट तक ऊपर गई, ठीक है, मतलब ये बॉल यहाँ से फेंकी और यहाँ तक ये चली गई, ऊपर गई, ठीक है। कलर में मत जाना कि कलर इसका ब्लू कैसे हो गया। इट देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड, ये वापस कहाँ पे आई, फिर वापस ऐसे मैं अलग से बना रहा हूँ, वापस ये घूम फिर के ग्राउंड पे ही आ गई, ठीक है। द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी रेस्पेक्टिवली, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस प्रोसेस में, ये पूछा है। एक बॉल को ऊपर फेंका, वो एच हाइट तक गई, वापस लौट के हमारे पास ही आ गई, तो जहां से चली थी वहीं पे वापस आ गई, तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुआ, जीरो। बताया था ना क्लोज पाथ में जीरो होता है, जहां से चले घूम फिर के वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट बाद में है, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड है, ध्यान रखना, पहले डिस्टेंस बाद में डिस्प्लेसमेंट, तो बाद वाली वैल्यू जीरो आएगी। छांटो कौन सी है बाद वाली वैल्यू जीरो, बाद वाली वैल्यू जीरो हमारे पास देखो एक ही जगह पे, मजे आ गए यहाँ तो, बाद में जीरो एक ही जगह पे है, इसी जगह पे है ना, बाकी तो कहीं जीरो है ही नहीं बाद में, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आग बंद करके लगा देना। बट फिर भी चेक कर लेते हैं भाई, पहले वाला भी पार्ट चेक कर लो कि सर ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, डिस्टेंस क्या 2h आएगी, हाँ h चल के ऊपर गया और h हाइट वापस नीचे भी तो आया होगा, जितनी हाइट ऊपर गया उतनी हाइट ये बॉल नीचे भी तो आई होगी, बात समझ में आ रही है। तो कितनी हो गई डिस्टेंस, 2h हो गई, तो ऑप्शन कौन सा हुआ है, 2h डिस्टेंस और 0 डिस्प्लेसमेंट। सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखना क्योंकि ये ऑप्शन रिवर्स होके भी फर्स्ट में प्रेजेंट हैं, कई बार बच्चे जल्दबाजी में फर्स्ट मार्क कराते हैं तो ये गलत हो जाएगा, सीक्वेंस चेक कर लेना इसका। नेक्स्ट वन, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 मीटर, 5 मीटर डायमीटर वाले सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट व्हेन इट कंप्लीट्स 3 रेवोल्यूशन। एक सर्कल है हमारे पास, 5 मीटर उसका डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है टोटल 5 मीटर का, ठीक है। ये तो होता है डायमीटर आपके पास, सेंटर से पास होकर जाने वाली लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। 5 मीटर का डायमीटर है, लिख दिया हमने। डिस्टेंस पूछिए सिर्फ, कब, जब ये कितने डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, 3 रेवोल्यूशन में, 3 राउंड जब मारेगा। सपोज यहाँ से इसने शुरुआत करी थी, यहाँ पे से, इस जगह पे से, तो यहाँ से चल के आया, एक राउंड मारा, फिर दूसरा राउंड मारा, फिर तीसरा राउंड मारा, तो 3 राउंड में कितना चलेगा। अब मुझे बताओ एक राउंड में कितना चलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक राउंड में कितना, ये सर्कमफेरेंस चलेगा कितना, मतलब तो भाई यही तो लेंथ काउंट होगी, जिस रास्ते पे चल के जाते हो उसी लेंथ को तो आप डिस्टेंस बोलते हो, तो ये लेंथ होती कितनी है, ये लेंथ 2πr होती है भाई। अगर r सर्कमफेरेंस है तो कितनी होती है, 2πr होती है। ये बात समझ में आती है नहीं आती है, तो यहाँ पे यही करो, तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इन 3 रेवोल्यूशन, एक में 2πr होती है तो 3 में कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ 2πr, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 2πr। अब r तो पता ही नहीं सर, हमें तो डायमीटर दे रखा है, तो r निकाल लो ना। जब आपको डायमीटर d दे रखा है 5 मीटर का, तो r कितना आ जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, 5/2 मीटर, तो r आपको पता लग गया, वैल्यू रख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई में आंसर देना है तो पाई को ऐसी कैसे छोड़ दो, इनटू आर, आर कितना आएगा 5/2, 2 से 2 कट गया, 5 2 10, कितना आया 10 पाई। देखो कितना आराम से आंसर निकला। 10 पाई कौन सा ऑप्शन है, 10 पाई हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह डायमीटर दे दे तो ध्यान रखना है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी तो अच्छी बात है, नहीं तो डायमीटर से रेडियस बना ली हम लोगों ने। 3 चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ऐसे करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता बाई चांस इसी क्वेश्चन में तो क्या आंसर आता, 0। क्यों भाई, यहाँ पे हो, 1 राउंड मारा, 2 मारे, 3 4, आप कितने भी राउंड मार लो, घूम फिर के तो आप वहीं आ जाते हो, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमेशा क्या होता है 0। 1 चक्कर मार लो, 2 3 4, बट वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सर्कल के क्वेश्चन आगे भी कराऊंगा बाद में। तो ये एक बेसिक अच्छे क्वेश्चन आपके पास था। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। क्या पूछा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट पहले और डिस्टेंस बाद में, इस ये न्यूमेरिकल रेशियो क्या होता है। अब देखो याद करो, आप लोगों को एक सिंपल लॉजिक ये आता है, आपको पढ़ाया था कि भैया डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा या इक्वल हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक बात। अब आपको डिस्प्लेसमेंट के नीचे डिस्टेंस लेके आनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो पूछा है, यानी डिस्प्लेसमेंट के नीचे डिस्टेंस लेके आनी है। तो क्या करो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई मान लो, तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगी, डिस्टेंस उतर के आ जाएगी नीचे। तो हुआ क्या कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या आया, छोटा आया ना भाई, 1 की तरफ साइन लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो
कि आपको ऐसे अगर समझ नहीं आती बात तो ऐसे लिख लो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू, भाई साइन तो ये जो फेस है ये तो अभी भी 1 की तरफ है, पहले भी 1 की तरफ था, तो इसको अंडरस्टैंडिंग अगर पढ़ने में अच्छी होती तो ऐसे देख लेना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशो क्या है, लेस देन या लेस देन और इक्वल टू क्या है 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन है, लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है 1 से। तो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेस देन 1 ही हो। कहीं बच्चे इसको पढ़ के इसको आंसर दे देते हैं कि ऑलवेज लेस देन 1। किसने कहा ऑलवेज लेस देन 1? मैंने आपको समझाया तो था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है अगर 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो, क्योंकि जाने का फिर एक ही रास्ता होगा, वही डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ऑलवेज लेस देन 1 कहना तो गलत बात है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था उसके ऊपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो चीज़ें कितने अच्छे से कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपने जो मैंने पढ़ाया आपने कितना अच्छे से उसको समझा, कितना अच्छे से उसको रिवाइज किया, कितना आप ग्रास्प कर पाए उस चीज़ को। ठीक है, तो इतना सारा करा लेने के बाद अब आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये वही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चलने वाला। आपको टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, आंसर मैच कर लीजिएगा, इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया आज। उस पार्ट 1 में हम लोगों ने अपना बेसिक सारा देख लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सारा फंडा मैंने आप लोगों को समझा दिया रेस्ट मोशन के साथ। ठीक है ना, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और क्वेश्चंस हैं मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 3rd क्लास जब आएगी वहाँ से शुरू कर देंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है ना, चलिए।